जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं और तंदुरुस्त हैं। तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस 5 relevant and important articles from the Indian Express and the Hindu on the 16th and 17th of August. So 5 ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं 16th और 17th अगस्त के, जो हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। दोस्तों, एंड में, इस लेक्चर के एंड में एक क्वेश्चन शेयर किया जाएगा। वो क्वेश्चन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप उसको जरूर अटेम्प्ट करना, कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करना 250 वर्ड्स की लिमिट में। पिछले वीडियो में आप में से कुछ लोगों ने कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, उसको लेके बहुत अच्छे आंसर्स आप सब ने लिखे थे। सो इसको हम जारी रखेंगे ताकि इस पूरी एडिटोरियल सीरीज को हम थोड़ा एंगेजिंग बना सकें और आपके व्यूज हम जान सकें पर्टिकुलर इशू और टॉपिक के ऊपर, जो क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाएगा। ठीक है, सो चलते हैं अपने पहले एडिटोरियल के टुवर्ड्स। तो पहला एडिटोरियल है जी लर्निंग फ्रॉम चाइना। ये इंडियन एक्सप्रेस में कल आया था। अब ये क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट इज लर्न फ्रॉम योर नेबर। नाउ 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 75th year ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम अपने नेबरहुड में देख सकते हैं इन 74-75 सालों में, जो हम शायद सीख सकते हैं अपने किसी नेबरहुड कंट्री से? स्पेसिफिकली अगर हम चाइना की बात करें, वाई? बिकॉज चाइना का रेलेवेंस क्यों है हमारे नेबरहुड में? बिकॉज चाइना का साइज और पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आज ऑफ इंडिया। इंडिया को पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ कंपेयर करना सही नहीं होगा, बिकॉज पाकिस्तान और बांग्लादेश छोटी इकोनॉमीज हैं एंड मोर और लेस, आई मीन, द पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड। बांग्लादेश नो डाउट काफी सारे पैरामीटर्स में इंडिया से बेटर जरूर होगा, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, बट पॉपुलेशन वाइज सही कंपैरिजन इंडिया का किसी के साथ कर सकते हैं एशियन कंटेक्स्ट में, तो वो है चाइना, राइट? सो बोथ द कंट्रीज दे स्टार्टेड देयर जर्नी इन द लेट 1940s। तो अगर इंडिया की बात करें, इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट होता, और चाइना की बात करें तो चाइना 1949 में, राइट? सो ऑलमोस्ट सेम टाइम, राइट? चाइना टुक द पाथ ऑफ कम्युनिज्म टू प्रोवाइड फूड, गुड हेल्थ, एजुकेशन एट्सेट्रा, और इंडिया टुक द पाथ ऑफ सोशलिज्म, राइट? सो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो फीचर है बहुत लेट इंडिया में जाके आता है। इनिशियल ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद सोशलिज्म वाज द पाथ चोजन बाय इंडिया। अब चाइना की इकोनॉमिक प्रोग्रेस की अगर हम बात करें, सो चाइना परफॉर्म बैडली ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट फ्रॉम 1949 टू 1977। तो इंडिया का भी कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था इस दौरान। इंडिया का जो एक बहुत पॉपुलर टर्म है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो इकोनॉमिस्ट राजकृष्ण ने कॉइन किया था टर्म, तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ भी इस पीरियड में 1949 से 1977 में, इस 30 साल के पीरियड में अराउंड अबाउट 3.5% थी। सो नॉट वेरी गुड। सो 1980s के बाद चाइना ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बदलनी शुरू करी, थोड़ी न्यू लिबरल पॉलिसीज़ अपनानी शुरू करी। उन्होंने शुरुआत करी एग्रीकल्चर से। देखिए, इतिहास गवाह इस बात का, अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें जो कि ब्रिटेन में आया था, सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हमेशा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से होती है। किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में बिना एग्रीकल्चर में सुधार करे बिना किसी और क्षेत्र में रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन पहले है, बाद में फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। इंडिया में हम क्या देखते हैं? इंडिया में देखते हैं कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग को लेके इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं आए, लेकिन हमने सीधा उन दोनों को बाईपास करके सर्विस सेक्टर में हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा। तो सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ हमने काफ़ी देखी पिछले कुछ 20-25 सालों में। वेराज अगर चाइना की बात करें, चाइना ने शुरुआत ही एग्रीकल्चर से शुरू किया था, ठीक है? इन द सेंस के एग्रीकल्चर रिफॉर्म सबसे पहले आए थे। तो चाइना पोस्ट द रिफॉर्म्स, जब न्यू लिबरल पॉलिसीज जब शुरू करी थी चाइना ने, तो उस पीरियड में चाइना सॉ अ ग्रोथ ऑफ 7.1%, एंड फार्मर्स की जो रियल इनकम है दैट आल्सो इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 14% ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो गुड। Now, this gave the impetus to huge demand for manufactured products, बिकॉज अब लोगों के जेब में ज़्यादा पैसे होंगे, उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है? सो इसके चलते मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी शुरू हुई चाइना में। शुरुआत कहाँ हुआ मैन्युफैक्चरिंग का चाइना में? उनके छोटे छोटे शहरों में और गाँव में, टाउन एंड विलेजेस में। अब 2020 की बात करें तो चाइना की ओवरऑल जीडीपी वाज $14.7 ट्रिलियन, द सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, और यूएसए एज यू नो इज द लार्जेस्ट जीडीपी की अगर बात करें 20.9 ट्रिलियन। इंडिया नंबर 6 पे है। अगर हम जीडीपी बाय साइज की बात करें, इंडिया का जो यहाँ पे पोजीशन है नंबर 6 पे है, ठीक है? अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो इंडिया नंबर 3 पे आता है, ठीक है? सो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन इनकम इन पीपीपी टर्म्स, परचेजिंग पावर पैरिटी। यूएस नंबर 1 पे है, $63,420, चाइना नंबर 2 पे है, और इंडिया नंबर 3 पे है, ठीक है? सो इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, इंडिया इज एट 3rd पोजिशन,
ठीक है। अब इसके चलते हम ये भी देख सकते हैं कि अभी हाल ही में जो ओलंपिक्स हुए थे तो चाइना वॉन द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स, 88 टोटल मेडल्स चाइना को मिले थे, जिसमें से 38 गोल्ड थे, और यूएसए के सबसे ज़्यादा टाली थी 113 मेडल्स, जिसमें से 39 गोल्ड थे। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस चाइना का ये भी दिखाता है कि चाइना ने अपने यूथ में कितना इन्वेस्ट किया है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्ट किया है, वो बात ये ओलंपिक्स का सिनेरियो भी डिपिक्ट करता है। So what is the way forward for India? Now India is yet to grow as a mature democracy. इतने सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इतने सारे कंस्ट्रक्टिव लेजिस्लेशंस हमारी कंट्री में इस करके रुक जाते हैं, बाईपास हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द ओनली रीजन कि यहाँ पे हमारे पार्लियामेंटेरियंस के बीच में कंसेंसस नहीं बन पाता, वो मेच्योरिटी नहीं आ पाती, राइट। एंड उस मेच्योरिटी आने के ना कारण इतने ऐतिहासिक रिफॉर्म्स थे, इतने अच्छे रिफॉर्म्स थे जो कि नहीं पास हो पा रहे हैं, बिकॉज हमारा जो पार्लियामेंट है वो हाईजैक किया जाता है बेसलेस इशूज के ऊपर। China's reforms started with agriculture and India till date has been avoiding agriculture reforms. ठीक है। अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के डायरेक्शन में इंडिया ने वो 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज निकाले, भारत सरकार ने वो 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज निकाले, लेकिन वो फार्म लॉज बैकफायर क्यों कर गए? बिकॉज सबको जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे उनको साथ में लेके नहीं चला गया, बहुत जल्दबाजी में वो लॉज पास करे गए। हो सकता है उन लॉज में से काफ़ी सारी बातें अच्छी भी थी, बट एक कंसेंसस नहीं बनाया गया था, राइट। सो दैट वॉज पास्ड इन लॉट ऑफ रश एंड दैट कुड हैव बीन बेटर अगर कंसेंसस बनाया जाता। ठीक है। परचेजिंग पावर ऑफ पीपल इन द रूरल एरियाज नीड्स टू बी इंक्रीज्ड इन ऑर्डर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टू ग्रो, राइट। उसके बाद इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कैन पे मोर डिविडेंड दैन द कोर्सिव पॉपुलेशन मेजर्स अडॉप्टेड बाय चाइना इन द अर्ली 1980। तो जैसे आपने पढ़ा होगा यूपी में अभी हाल ही में पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके ड्राफ्ट बिल प्रपोज किया गया था। सो बहुत सारे जो विद्वान हैं, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनका ये कहना था कि इंस्टेड ऑफ इस तरह के कोर्सिव पॉलिसीज इंडिया अडॉप्ट करे, उत्तर प्रदेश अडॉप्ट करे, आसाम अडॉप्ट करे, उससे बेहतर है कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जाए। वी शुडंट फॉलो द चाइनीज बात कि हम कोर्सिव तरीके से, धक्के तरीके से लोगों को एक बच्चा पैदा करने के लिए हम मजबूर करें। सो इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कैन गो फॉर दैट विल गो फॉर अ लॉन्ग टर्म। अगर उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन में तो जो औरतें हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनको इस बात की ज़्यादा समझ होगी फैमिली प्लानिंग को लेके, और ऑटोमेटिकली जो फैमिली का साइज़ है वो छोटा रहेगा। सो ये आर्टिकल जो अभी हमने डिस्कस करा है, अशोक गुलाटी ने लिखा था। ये अशोक गुलाटी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बहुत जाने माने एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है। सो गुड आर्टिकल, सो आप इसको रीड कर सकते हैं। देन द बिग अपॉर्चुनिटी, ये आर्टिकल द हिंदू में आया है जी, आज आया है। ये आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट है टैप द यूथ बिफोर दे एज, राइट। सो हमारे पास बहुत सारा यूथ पॉपुलेशन है, राइट। इंडिया हैज़ अ लार्ज डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर हम मीडियन एज की बात करें इंडिया में, तो मीडियन एज इज 28 ईयर्स, राइट, इन कंट्रास्ट टू 37 इन चाइना एंड 45 इन द वेस्टर्न यूरोप। सो चाइना का जैसे आपको पता है वो 1 चाइल्ड पॉलिसी कंप्लीटली बैकफायर कर गया था, तो अभी वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो एज कर रही है। इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज़ अ यंग पॉपुलेशन। तो इसको हम टैप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, बिकॉज जो युवा है उसको अगर हम टैप कर पाएंगे तो हमारी देश की प्रोग्रेस हो पाएगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो पाएगा, हमारा देश का भविष्य और अच्छा होगा। ठीक है। सो इनॉर्मस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एज इंडिया विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्कफोर्स। तो जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी और जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी, काम करने के लिए हाथ ज़्यादा होंगे, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी हमारे देश में आएगा। बट सवाल ये उठता है कि हम इस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का फ़ायदा कैसे उठाएं, हम कैसे इस यूथ का पोटेंशियल टैप कर सकें। अभी कोविड के चलते क्या सबसे बड़ी चिंता क्या है? पोस्ट कोविड जो वरीज हैं, एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसने ये बोला है दैट वी वुड बी विटनेसिंग डीप ग्लोबल रिसेशंस फ्यूल्ड बाय लोअर्ड इन्वेस्टमेंट्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओइंग टू लॉस्ट जॉब्स एंड स्कूलिंग। ठीक है, तो इसको लेके काफ़ी चिंता जताई गई है, बिकॉज जैसे आप जानते हैं कोविड के चलते बहुत लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अब एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। नॉट एवरीबडी हैज़ अ स्मार्टफोन और अ लैपटॉप जिसके थ्रू एजुकेशन ले सके। इसके चलते जो ह्यूमन कैपिटल है, जो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। सो दैट विल ऑल्सो इंपैक्ट द एम्प्लॉयबिलिटी इन द फ्यूचर। यूथ इज अ सिल्वर लाइनिंग फॉर इंडिया। So demographic dividend brings the economic growth by change in the structure of a country's population. बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज इन द लेबर फोर्स एंड इन टर्न मोर पीपल आर वर्किंग एंड बीइंग प्रोडक्टिव। ये भी ठीक है, अगर जितने लोग काम करेंगे, जितने लोग स्किल्ड होंगे, जितने लोग एजुकेटेड होंगे, उतने ही हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, उतना ही हम अपना साइंस और टेक्नोलॉजी में नाम कमा पाएंगे, उतना हम हर एक क्षेत्र में, चाहे R&D हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो, स्पेस हो, इन सब सेक्टर्स में हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है।
Purchasing power of the population increases, it opens up a bigger domestic market, thereby attracting more investment. तो अगर purchasing power capacity लोगों की बढ़ेगी तो डेफिनेटली ज़्यादा शहर बनने शुरू होंगे, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, अर्बनाइजेशन को थ्रस्ट मिलेगा, उसके चलते और इन्वेस्टमेंट भी आएगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, तो ये साइकिल चलता रहेगा. ठीक है. इंडिया की इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट $7 trillion बाय 2030. सो यूथ एंड क्लाइमेट चेंज. अब इस आर्टिकल में बात करेगी कि कैसे जो यंगस्टर्स हैं, खास करके आज की जनरेशन के, कितने क्लाइमेट कॉन्शियस हैं वो. सो इसमें क्या बात करी गई है, यंगर पॉपुलेशंस आर इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स अ ग्रीनर टुमारो. सो वो ज्यादा इस बात को लेके कॉन्शियस हैं, क्लाइमेट को लेके उनमें ज्यादा समझदारी है, ज्यादा कॉन्शियस है इस चीज को लेके वो. यूएन रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज टेल्स अस दैट क्लोज टू 500,000 youth around the world have taken or are taking action against climate change. So that is a very laudable objective. 85% of India's youth are interested in green jobs because उनका ये मानना है that this will help in healing environment and this will also lead towards sustainable growth and sustainable development. So way forward, need of the hour is public-private partnership models to work in conjunction to bridge the gap so that ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सकें, ज़्यादा एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हो सकें, खास करके जो वल्नरेबल बच्चे हैं, खास करके जो वल्नरेबल यूथ है जिनके पास बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाते हैं, उनको टैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज पोटेंशियल और कैपेबिलिटी सब में होता है, बस उनको एक्सेस मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ का ताकि वो अपना पोटेंशियल टैप कर सकें. ठीक है. Public policies must cover all aspects aimed at increasing human development and standards of living. So we would want that हमारी कंट्री में हमारी जीडीपी ग्रोथ भी हो, पर कैपिटा इनकम भी बढ़े, परचेजिंग पावर पैरिटी भी बढ़े, उसके साथ साथ हमारा जो वे ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो भी बेहतरीन हो सके आने वाले टाइम में. चलिए अगला आर्टिकल ये कल आया था जी इंडियन एक्सप्रेस में, सबका साथ सबका प्रयास. अब जैसे आप जानते हैं इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे प्रधानमंत्री ने स्पीच दी थी, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास. सबका प्रयास मीन सबकी कोऑपरेशन. ठीक है. कंटेक्स्ट क्या इस आर्टिकल में, हियर देम आउट, कि सबको सुनना भी बहुत जरूरी है. एवरीबडी नीड्स देयर वॉइस टू बी हर्ड ऑल्सो. ठीक है. सबकी कोऑपरेशन के लिए तो अपील करी गई थी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे कि सब कोऑपरेट करें इस देश को और महान बनाने के लिए, लेकिन उसके अलावा लोगों को सुनना भी बहुत जरूरी है. तो उसके बारे में हम बात करते हैं. तो पहले तो बात करें टेक अवेज फ्रॉम द इंडिपेंडेंस डे स्पीच वेरी ब्रीफली. गवर्नेंस की बात करें तो 100% डिलीवरी टू लाभार्थी या बेनिफिशरीज, ये विजन देखा गया कि जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो भी सरकार इंटेंड करती है बेनिफिशरीज को पहुंचाने के लिए, वो 100% 100% लोगों तक पहुंच सके. दूसरा, सर्वस्पर्शी विकास दैट टचेस ऑल. तो यहाँ पे बात करी गई है हैंड होल्डिंग ऑफ सम सेक्शंस अमंग विच ही एम्फसाइज द ओबीसी. सो इलेक्शंस भी पास में है उत्तर प्रदेश के, तो इसके करके अब ये थोड़ा कंट्रोवर्सी ज़्यादा बन गई है. 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो भी हाल ही में पास किया गया था. गति शक्ति योजना, अ मास्टर प्लान फॉर रिन्यूड पुश फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन. तो इसके चलते 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की बात करी गई है, और 100 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट जो करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, उससे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा. So this would reach to tier 2 and tier 3 towns to tap the startups and the unicorns, and the need to get the government to roll back unnecessary interference in citizens affairs. ये बात प्रधानमंत्री ने क्लेम करी है दैट सरकार को सिटीजन्स के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पर्सनल स्फेयर में सरकार का कोई रोल नहीं है इंटरफेयर करने का. तो ये बात उन्होंने एक्नॉलेज करी है, लेकिन हम देखते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि सरकार का जो पर्सनल इंटरफेरेंस है और पर्सनल इंटरेस्ट है लोगों की लाइफ में बढ़ता जा रहा है कुछ सालों से. बट नेवरदलेस उन्होंने ये बात इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे कही थी. सबका प्रयास, नाउ सबका प्रयास ठीक है, सबकी कोऑपरेशन अच्छी बात है. वी वुड ऑल वांट टू हेल्प इन टर्म्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, हमारी आफ्टर ऑल फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं. बट इज दिस लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स? बिकॉज अगर हमसे सिटीजन से कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करी जा रही है, तो बदले में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो सरकार की तरफ से प्रोविजंस है जो सिटीजन्स को देना चाहिए, वो कितना एफिशिएंट है? क्या हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव की? क्या हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं सिविल सर्वेंट्स की? तो हमारी कोऑपरेशन इज गुड, वी विल बी रेडी टू कोऑपरेट, बट बेस्ड ऑन हाउ मच इज द गवर्नमेंट ऑल्सो कोऑपरेटिंग विद अस. तो ये आर्टिकल में इसको कंटेक्स्ट को लेकर बात करी गई है. वाइल सबका प्रयास साउंड्स गुड, बट इट ऑल्सो लुक्स लाइक अ नेगेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ओन आइडिया ऑफ री एनर्जाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिलीवरी. ठीक है. In the middle of pandemic and crisis, the state has to ensure that the cooperation of citizens is attained by fixing accountability of the executive. ठीक है. So अभी आपने देखा सेकेंड वेव के टाइम पे जो बुरा हाल था,
पीपल वर डाइंग ऑन द रोड्स, ऑक्सीजन नहीं था, बेड्स नहीं थे, बहुत मेजर क्राइसिस था। तो कोऑपरेशन जो है सिटीजन्स तो दे ही रहे हैं अपना इतने टाइम से, जो सरकार करने को कहती है वो हम करते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो घर रहना हो, चाहे वो मास्क पहनना हो, ये सब चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं। बट सरकार की तरफ से कोऑपरेशन क्या है जो सिटीजन्स को मिल रहा है, जो सिटीजन्स की लाइफ आसान करे, ठीक है। सो इट हैज टू गो टू वेज, वी कांट एक्सपेक्ट दैट ओनली द सिटीजन्स विल कोऑपरेट। सिटीजन्स को कोऑपरेट करना जरूरी है, फंडामेंटल ड्यूटीज अबाइड करना बहुत जरूरी है, बट द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू फुलफिल इट्स ओन कमिटमेंट्स। उसके बाद आउटरीच टू माइनॉरिटी कम्युनिटी इज ऑल्सो एसेंशियल। सीएए बिल, कुछ जो सीएए बिल के प्रोटेस्ट हुए थे, ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल कुछ क्लॉजेस थे सीएए बिल को लेके, तो सीएए बिल को लेके जो भी कॉन्ट्रोवर्शियल क्लॉजेस रहे थे, उससे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, दे फेल्ट थ्रेटेंड। सो ऑब्वियसली थोड़ा सा ये जो पॉस्चरिंग है टुवर्ड्स द माइनॉरिटी कम्युनिटी वो भी करनी ज़रूरी है, ताकि उनको भी ये लगे, इस बात का एहसास हो कि वो भी नेशन बिल्डिंग का पार्ट है, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के पार्ट में माइनॉरिटीज़ भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। सो अगला आर्टिकल है जी द चेंजिंग ऑफ पाक। ये आर्टिकल सी राजा मोहन ने लिखा है जी। अब जैसे आप जानते हैं कि तालिबान इज बैक। तालिबान वैसे कहीं गया भी नहीं था, तालिबान ये तो इनएविटेबल था, द राइटिंग वाज ऑन द वॉल कि तालिबान विल इवेंचुअली कैप्चर काबुल। सो आप जैसे जानते हैं कि कल जो न्यूज़ आ रही थी, जो डेवलपमेंट हुई थी, दैट तालिबान दे हैव कैप्चर्ड काबुल एंड एवरीथिंग इज इन अ क्योस ओवर देयर। जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, सिविलियन गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट थे, वो अभी लापता हैं, वो भाग गए हैं, तजिकिस्तान चले गए हैं, अपनी जान का खतरा है उनको। उसके अलावा जो अफगान आर्मी है, अफगान पुलिस है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस अमेरिका ने अफगानिस्तान में बनाए थे इस 20 साल में, तो वो सारे इंस्टीट्यूशन उन सब ने सरेंडर कर दिया है। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि अफगानिस्तान के पास 3 लाख सोल्जर्स हैं, 3 लाख आर्मी है अफगानिस्तान सिविलियन गवर्नमेंट की, एज कम्पेयर टू तालिबान के जो 75,000 ऑट फाइटर्स हैं। बट एज यू नो कि मेंटली सब बहुत वीक हो चुके हैं और तालिबान को सरेंडर कर चुके हैं। अमेरिका हैज़ विड्रॉन, सो इट लुक्स नॉट वेरी गुड, इट लुक्स इन अ केओस। एंड इसके इम्प्लीकेशन, रीजनल इम्प्लीकेशन जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा वाइड हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी काफ़ी बुरे हो सकते हैं। सो अब इसमें पर्सपेक्टिव हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें क्या पर्सपेक्टिव डिस्कस किया गया इस आर्टिकल में। तो पहले तो एक कोट यहाँ पे के एम पानेकर का। के एम पानेकर वॉज फॉर्मर इंडियन डिप्लोमैट, राइट। सो इन्होंने एक कोट किया था काफ़ी पहले, दैट डेवलपमेंट्स इन काबुल वैली इनएविटेबली अफेक्ट द एम्पायर्स ऑफ द गैंजेटिक प्लेन्स। तो हमने मिडीवल हिस्ट्री पढ़ी है, मिडीवल हिस्ट्री में, या अगर हम सिकंदर की भी बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की, सो खाइबर पास से बाईपास करके जो भी रूलर्स आए हैं मिडीवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें, चाहे मुस्लिम इन्वेडर्स थे, तो वो इस अफगानिस्तान से रीजन, खाइबर पास वाले रीजन से क्रॉस करके इंडिया को उन्होंने इन्वेड किया था, ठीक है। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी का जो रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान हैज़ बिन देयर सिंस टाइम इमेमोरियल। तो ये तो पहली बात होगी। तो इस करके अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो डेफिनेटली इंडिया को भी इंपैक्ट करेंगी आने वाले टाइम में। कैसे करेंगी वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। अ मेजर ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस। देखिए सी राजा मोहन के आर्टिकल्स में एक बात हमेशा देखने को मिलती है कि वो हमेशा पॉलिसी मेकर्स को, डिप्लोमैट्स को पेशेंस फॉलो करने के लिए कहते हैं। तो कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं बोला कि हमको एंगेज तालिबान के साथ नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि तालिबान के साथ एंगेज करिए। आफ्टर ऑल अब और कोई वहाँ पे है भी नहीं, तालिबान के अलावा आप किससे बात करोगे? अगर चाइना, रशिया, अमेरिका सब तालिबान से बात कर रहे हैं तो इंडिया को भी बात करनी पड़ेगी इवेंचुअली, कभी ना कभी। वो जो फियर है तालिबान को लेके वो दूर करना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ही इज सेइंग दैट स्ट्रेटेजिक पेशेंस होना भी बहुत जरूरी है, दैट टेक एक्शन बट विथ पेशेंस, राइट। एंड the Indian policymakers, the Indian foreign policymakers, they have to find ways to secure its interest in the near future, because let's not forget कि इंडिया ने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में करी हुई है पिछले 10-15 सालों में। The 1990s saw a deepening conflict between India and Pakistan। बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी थी, बहुत टर्मोइल का टाइम था 1990s में। दोनों देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था अपना, ठीक है। सो उसके चलते आपको जैसे पता है कि 1996 में तालिबान वॉज प्लेस्ड इन अफगानिस्तान। तो पहली बार जब तालिबान अफगानिस्तान में आता दैट वाज इन 1996। 1996 में तालिबान वॉज प्लेस्ड इन अफगानिस्तान, और इसमें पाकिस्तान ने पूरी इनकी हेल्प करी थी। पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था तालिबान को पावर में लेके आने का। अब इसके चलते इंडिया पाकिस्तान के बीच में सिचुएशन क्या रहेगी, डायनामिक्स क्या रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बिकॉज पाकिस्तान इस वक्त जश्न मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है कि तालिबान इज बैक इन पावर इन अफगानिस्तान। ये हम सबको पता था कि तालिबान आएगा,
बस ये था कि कितनी जल्दी आएगा, ठीक है, ये दैट द राइटिंग वाज ऑन द वॉल। अब पाकिस्तान इससे लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहा है, पाकिस्तान बहुत खुश है इस चीज़ को लेके। अब इसके चलते जो यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, खास करके अगर हम एलओसी की बात करें, कश्मीर की बात करें, जो इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है लाइक लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनका जो रिलेशन है तालिबान के साथ, कैसे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है, ये देखने वाली बात होगी। तो तालिबान क्या सेम है या नया है? तो ऑब्वियसली ज़्यादा कुछ नहीं बदला तालिबान की आइडियोलॉजी में। तालिबान अभी भी एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पहले भी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। तालिबान के लीडर्स ये कह रहे हैं, दे आर सेइंग that we are not the old Taliban, we have changed, we respect international law, we wouldn't want ke Afghanistan should be used as a nursery for violence, for international terrorism. They are saying all these things, fine, ये वो सब बातें कह रहे हैं, बट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में वो इससे कॉन्ट्ररी हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, राइट, बहुत ह्यूमन राइट अब्यूजेस हो रहे हैं, बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग लीडर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिशियल्स हैं जो कि देश छोड़ के भाग चुके हैं, ठीक है, दे हैव सरेंडर्ड बिकॉज ऑफ फियर ऑफ तालिबान। इफ, और यहां पे इफ वर्ड को इन्वर्टेड कॉमर्स में, इफ द न्यू तालिबान डिस्पेंसेशन डेमॉन्स्ट्रेट अ बेटर रिकॉर्ड दैन व्हाट इट डिड इन 1996, इट माइट एनकरेज द वर्ल्ड टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। तो अभी लोग भी देखना चाहते हैं कि तालिबान क्या वाकई में वॉक द टॉक करेगा, क्या तालिबान अगर कह रहा है कि भाई हम वो तालिबान नहीं है जो पहले थे, वो कितना इस बात को सच्चाई है, कितनी इस बात में ट्रूथ है, ये आने वाले टाइम में पता लगेगा, और अकॉर्डिंगली जो बाकी नेशंस हैं दे विल रिस्पॉन्ड। What are the concerns for India? So Taliban's renewed support for international terrorism. So यहाँ पे लश्कर ए तैयबा आ गया, ठीक है, जैश ए मोहम्मद आ गया, तो we have national security concerns because of these two groups having some sort of an alliance with Taliban, alleged alliance with Taliban. Pakistan's redirection of jihadi groups. So अभी हमने इसको पॉइंट को डिस्कस किया. However, it could be that Taliban will be looking to seek a measure of autonomy from Pakistan. तालिबान को ये भी है कि पाकिस्तान को हो सकता है, देखिए अब इस बात को लेके भी सी राजा मोहन ने पिछले कुछ आर्टिकल्स में बात करी थी कि पाकिस्तान के साथ तालिबान वन आर्म डिस्टेंस जरूर रखना चाहेगा, बिकॉज तालिबान ये नहीं चाहेगा कि 1996 की तरह 25-26 ईयर्स बैक जब पाकिस्तान ने बहुत इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी थी और पाकिस्तान ने कोशिश करी थी कि वो अफगानिस्तान को अपना प्रोटेक्टोरेट बना ले, तो जो तालिबान है दे वुड वांट टू अवॉइड सच अ सिचुएशन, दे वुड वांट टू रिटेन द ऑटोनॉमी व्हिच दे आर एंजॉयिंग राइट नाउ, ठीक है। सो इन दैट सिनेरियो इंडिया विल हैव टू वेट अ व्हाइल बिफोर द करंट डेडलॉक बिटवीन दिल्ली एंड तालिबान कैन बी ओवरकम। अभी दिल्ली हेसिटेंट है तालिबान के साथ बात करने के लिए, हेसिटेंसी को कभी ना कभी तो ब्रेक करना पड़ेगा। जो अभी थॉ दोनों के बीच में है, तालिबान और दिल्ली के बीच में, यानी कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में अंडर द कंट्रोल ऑफ तालिबान, वो कभी ना कभी तो ओवरकम करना पड़ेगा। तो जब वो होगा तब देखते हैं कि तब क्या सिचुएशन होती है, जब ऑन द डायलॉग टेबल इंडिया एंड तालिबान बैठ के नेगोशिएट करते हैं, तो कैसे तालिबान इंडिया को यूज कर सकता है, लेवरेज कर सकता है इन टर्म्स ऑफ कीपिंग अ चेक अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज अभी तो पाकिस्तान बहुत खुशी मना रहा है, बहुत जश्न मना रहा है। Way forward. So unlike in the 1990s when Delhi simply abandoned the terror attacks, it now shows political will to retaliate forcefully. ठीक है, सो अभी इंडिया का जो पॉलिटिकल क्लाउड है, जो मस्कुलर क्लाउड है, काफी ज्यादा है। 1990s में बेशक हम इतना रिटालिएट नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, चाहे वो एनिमी नेशन के घर में घुस के उनको मारना हो। अभी हम पॉलिटिकली और फॉरेन पॉलिसी के अगर टर्म्स में हम बात करें तो हमारा जो मस्कुलर क्लाउड है काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू द 1990s, ठीक है। उसके बाद डीपर सीनो पाक पार्टनरशिप, चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप जो अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में अब ज्यादा डीप है एज कम्पेयर टू 1996 में चाइना इतना सुपर पावर नहीं था 1996 में कोई सीपैक प्रोजेक्ट नहीं था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं था। तो अभी चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप कैसे लेवरेज में आती है तालिबान के लिए, वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। दिल्ली मस्ट प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। दिल्ली को अपनी देखो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। बट इंटरनेशनल कंडीशंस अब चेंज हो चुकी हैं, जो कि 1990s में थी, अब वो सिचुएशंस नहीं है, बिकॉज अब ग्लोबल एक्सेप्शन टुवर्ड टेररिज्म ओपनली बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर है, ठीक है। तो 1990s में बहुत सारे नेशंस डरते थे टेररिज्म को लेके कुछ बात एक्सेप्ट करने में या कुछ रेजोल्यूशन पास करने में। अभी ऑल द कंट्रीज दे आर ऑन वन पेज एज फार एज इनटॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म इज कंसर्न्ड, ठीक है। व्हाट शुड इंडिया डू एट दिस मोमेंट? तो पहला तो सिक्योरली इवैक्यूएट द इंडियन डिप्लोमेटिक पर्सनल एंड अदर सिटीजंस फ्रॉम अफगानिस्तान। दूसरा, दिल्ली मस्ट मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू गेट द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन अ कंसेंसस के, ताकि वो इंश्योर कर सके कि तालिबान बाकी जो फॉरेनर्स हैं अफगानिस्तान में रह रहे हैं, वो उनको अगर वो लीव करना चाहते हैं अफगानिस्तान को तो वो लीव करने दें विदाउट एनी इंटरफेरेंस, एंड ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द लाइव्स ऑफ ऑल द अफगान सिटीजन्स, ठीक है। और इंडिया चेज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सो इंडिया चेज द तालिबान सैंक्शंस कमिटी ऑफ द यूएनएससी, और ये लेवरेज की तरह इंडिया यूटिलाइज कर सकता है अगेंस्ट द तालिबान, ठीक है, बिकॉज ये जो कमिटी इंडिया हेड करती है, दिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रेमिंग द इंटरनेशनल रिस्पॉन्स टू द तालिबान्स डिमांड्स फॉर लिफ्टिंग ऑफ ऑल सैंक्शंस अगेंस्ट द तालिबान एंड इट्स लीडर्स। तो अगर इंडिया के कोर्ट में ये बॉल है, सो इंडिया इस चीज को एज अ लेवरेज यूज कर सकते हैं विज़-अ-वी तालिबान। चलिए अगला आर्टिकल है जी द मैसेज फ्रॉम आईपीसीसी। ये आर्टिकल हिंदू में आया जी, आज आया है। सो ये आर्टिकल क्या बात करता है, दैट नेट जीरो इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। अब नेट जीरो क्या है वो उसके बारे में हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। नेट जीरो इज रेफर टू एज कार्बन न्यूट्रलिटी। इसके बारे नेट जीरो के बारे में काफी टाइम से बहुत बात हो रही है, खास करके डेवलप्ड इकोनॉमीज इसको लेके बहुत बात कर रहे हैं। सो इट इज रेफर टू एज कार्बन न्यूट्रलिटी डज नॉट मीन दैट अ कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स एमिशंस टू जीरो, ठीक है। सो रादर नेट जीरो एक ऐसी स्टेट है जहां पे कंट्री की जो अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है इमिशंस को, वो बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि जो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर है वो बेटर हो जाता है। सो अब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ सकती है, अब्जॉर्प्शन बाय क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक्स सच एज फॉरेस्ट, ठीक है, एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज, या रिमूवल ऑफ गैसेज फ्रॉम एटमॉस्फेयर रिक्वायर्स फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी सच एज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो ये तो इमिशंस को कंट्रोल करने की बात होगी। नेट जीरो क्या है, बेसिक डेफिनेशन। अब कंटेक्स्ट पे आते हैं। अब ये कहता है कि नेट जीरो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। सो कुछ रिपोर्ट जो अब आईपीसीसी का जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से नेट जीरो अकेला सफिशिएंट नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ मिटिगेटिंग दी टारगेट्स टूवर्ड्स 2100 टूवर्ड्स द 22nd सेंचुरी, कि इसके करने के बावजूद भी जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ब्रीच कर सकता है, ठीक है। सो यहां पे पहली बात है कि एयर पोल्यूशन रिडक्शन एंड स्टीप क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री गोल्स बट दे रिक्वायर इंडिपेंडेंट एफर्ट्स इन ईच, सो दैट ओवर द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म्स जो मिटिगेशन टारगेट्स हैं वो मीट हो सकें। This fact counters the popular opinion that India must cease the use of coal immediately। अब जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनका ये कहना है कि इंडिया को ASAP as soon as possible कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को अबैंडन कर देना चाहिए। बट अभी हमारे पास ज़्यादातर तो जो इंस्टॉलेशन है वो तो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स की है। एकदम से हाउ कैन वी इन 24 आवर्स चेंज दैट। हम मूव कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के टुवर्ड्स, हम चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के टुवर्ड्स मूव करें, हमारे एम्बिशियस टारगेट्स भी हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, लेकिन एकदम से वी कांट जस्ट से दैट वी हैव टू जस्ट अबैंडन and shut down the coal-based power plants, ठीक है। As per the report, the net zero was not the determining factor for the world to limit itself to 1.5 degrees और 2 डिग्री सेल्सियस। तो इस रिपोर्ट का ये भी मानना है कि आने वाले 15-20 सालों में ये जो 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा, ये 2100 तक नहीं, आने वाले 15-20 साल में ही होने वाला है, चाहे आप नेट जीरो करिए या ना करिए, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, ठीक है। Takeaways for the developing countries, ठीक है। So there is very little to cheer about, to celebrate about for the global south, यानी कि global south means जो developing world है, third world countries जो हैं। For an equally disconcerting finding is that the world is set to cross the 1.5 degree Celsius limit within 10 to 15 years, जैसे मैंने अभी बात करी। US, European Union and China are the largest emitter of greenhouse gases. We all know that. Passing the buck and blame game to the developing countries will not do any help, कि उनको भी मिटिगेशन टारगेट्स बनाने चाहिए, वो बना रहे हैं। इंडिया ने कितना रिस्पॉन्सिबली अपने टारगेट्स दिए टुवर्ड्स 2030, जो पेरिस अकॉर्ड के अकॉर्डिंगली इंडिया ने 2030 के प्रति 450 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी है। सो डेवलपिंग कंट्रीज दे आर डूइंग देयर वर्क, राइट, बट डेवलप्ड कंट्रीज हैव अ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल, ठीक है। इंडिया अलोन कैन नॉट सेव द वर्ल्ड from the consequences of the neglect of those whose responsibility it was to lead in taking credible action। तो ये जो अब बात हो रही है कि टुवर्ड्स 2050 हम नेट जीरो के टुवर्ड्स जाएंगे, चलो ठीक है, बट ये काम पहले भी हो सकता था। ये काम ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं लेड बाय अमेरिका एंड लेड बाय यूरोपियन यूनियन, ये पहले भी कर सकती थी। तो इंडिया अलोन को ये कह देना कि आप कोल बेस्ड पावर प्लांट्स आज ही बंद कर दीजिए, ये टारगेट्स अचीव कर लीजिए, तो दैट इज नॉट फेयर टू से दैट। लीडिंग द वे फॉर डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी कि इंडिया, हाउ इज इंडिया लीडिंग द वे फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड? सो इंडिया हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड लेस देन 5% ऑफ द ग्लोबल क्यूमुलेटिव इमिशंस टिल डेट। इंडिया का जो पर कैपिटा एनुअल इमिशंस है इज अ थर्ड ऑफ द ग्लोबल एवरेज, ठीक है। तो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन और पर कैपिटा जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, इट इज वेरी लेस, वेरी मच लेस देन इवन चाइना। Only nation among the G20 with commitments under the Paris agreements that are even 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग कंपैटिबल। तो हमारी जो एनडीसी, जो हमारी जो आईएनडीसी जो कंट्रीब्यूशन है, नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस है टुवर्ड्स 2030, सो इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसकी ये जो कंट्रीब्यूशंस है इज कंपैटिबल इन टर्म्स ऑफ कीपिंग द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बिलो द राइज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस एज वेल। सो कंक्लूजन,
इमीडिएट emission reductions by the developed countries with phase out dates for all fossil fuels, तो ये उनके लिए बहुत immediate step होना चाहिए developed countries के लिए. Massive investment in new technologies, right? And most of these investments would have to be made by the developed economies. Developing countries, they have to prioritize their own needs. Developing countries, they have to ensure कि लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, लोग they are uplifting from poverty. They have to make sure that people are well nourished. So they don't have that kind of money that they can invest in the new technologies. Developed economies, they can, and they have that capital. Right? Serious push to the mobilization of adequate climate finance is the need of the hour. So net zero के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. So guys, एंड में ये क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन है, in context of the recent developments in Afghanistan, how is the great game being played in 2021 different than the one being played in the 19th century? Have the great powers blurred the difference between appeasement and conciliation with respect to Taliban? तो इसको आप 250 वर्ड्स में कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में. देखते हैं कि आप इसको लेके क्या आपके व्यूज़ हैं, क्या आपका एनालिसिस है. इट इज़ नथिंग हार्ड एंड फास्ट, बट अगर आपको टाइम अलाउ करता है, टाइम परमिट करता है, तो इस एक्टिविटी में ज़रूर एंगेज करिए. आपकी इसी बहाने राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहेगी. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस. मिलते हैं परसों और एडिटोरियल डिस्कशन एनालिसिस के साथ. आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए. जय हिंद. टेक केयर.